नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत है यह कविता, और उससे पहले इसका एक परिचय हम जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ होता है किसी को बुलाना या पुकारना। तो उसमें भी, इस कविता में भी बादलों को बुलाया गया है, बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय हैं। निराला जी की बहुत सारी कविताएं बादलों को समर्पित है। और इस कविता में बादल के दो रूप आए हैं। इस कविता में बादल एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। पहले विध्वंस, विप्लव, क्रांति, और फिर उसके बाद में नई सृजना, नए अंकुर का प्रस्फुटन। इस रूप में यहाँ बादल के दो रूप हमारे सामने आते हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, यानी जीवन को पूर्णता के साथ में देखता है। उसके जो सारे पक्ष हैं उस पर कवि विचार करता है। और इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। यानी इसमें सुंदर कल्पनाएं भी हमको मिलेगी, और दूसरी तरफ इसमें क्रांति की चेतना का जागरण भी इस कविता में निहित है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। ये तो एक तरह से निर्विवाद बात है, निर्विवाद पहलू है कि जितने भी बदलाव हमारे समाज में, हमारे विश्व पटल पर आए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं साहित्य की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हमेशा से रही है। जितनी भी क्रांतियां हुई है, जितने भी समाज सुधार हुए हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं साहित्य ही है। और निराला इसी बात को इस कविता में भी रेखांकित कर रहे हैं। और नवजीवन और नूतन कविता जैसे इस कविता में आए हुए जो पद हैं, वो भी इस बात की ओर संकेत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता शुरू होती है इस आह्वान के साथ कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल गरजो। कवि बादल का आह्वान करते हैं कि हे बादल, तुम गरजो, भीषण गर्जना करो, गड़गड़ाहट करो, कड़को। ये समय हल्की हल्की फुहारों का नहीं है, रिमझिम बारिश का भी नहीं है। ये गर्जन तर्जन का समय है। तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ धाराओं को धारण करने वाले, विशाल जल राशि के धारक बादल, तुम पूरे आकाश को घेर, गर्जन से घेर लो, पूरे आकाश में छा जाओ। फिर आगे कवि लिखते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का अर्थ होता है सुंदर, मनोहारी। कवि कहता है कि सुंदर, मन को हर लेने वाले बादल ऐसे लगते हैं कि जैसे काले घुंघराले केश धारण कर रखे हैं, और उनका विस्तार बच्चों की कल्पनाओं का सा है। बच्चों की कल्पना का एक रूप नहीं होता। न वे कल्पनाएं स्थायी होती है और न ही वे सीमित होती है। बादल भी बच्चों की उन कल्पनाओं की तरह नित नित रूप बदल रहे हैं। उनका विस्तार अनंत आकाश में है। आगे कवि लिखते हैं, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले।
बादलों के उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, बादलों के हृदय में, उर में विद्युत की असीम ऊर्जाएं, असीम ऊर्जा समाये रहती है। उस ऊर्जा से वे धरती को चीरने फाड़ने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ऐसी महाशक्ति के धारक बादल एक कवि की भांति हैं, जो संसार को नवजीवन देने वाले हैं। कवि की लेखनी से, कवि की कलम से संसार को आशा, उम्मीद, सुकून, शांति, उत्साह मिलता है। ठीक वैसे ही बादल बरसते हैं तो उससे धरती से अंकुर फूटते हैं और धरती को एक तरह से नवजीवन मिलता है। वज्र छिपा, अर्थात बादलों के भीतर बिजली की कड़क छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो। कवि कहते हैं कि संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, ओ बादल, तुम अपने अंतस में, अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में वज्र की सी कठोरता, बिजली की कड़कड़ाहट भरकर सारे संसार में नई कविता के रूप में नई रचना कर नए उत्साह का संचार कर दो। निरुत्साहित, निराश जनों में नई आशा, नया उत्साह, नई ऊर्जा भर दो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। कविता के अगले हिस्से में कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल का अर्थ होता है बेचैन और उन्मन का अर्थ होता है अनमना सा, मन उचाट हो जाना। कवि कहते हैं कि जब गर्मी की ऋतु थी तो हर मनुष्य दुखी परेशान था, सभी ओर बेचैनी और व्याकुलता छाई हुई थी। लोगों के मन में बेचैनी का भाव था, उन्मन थे उनके मन, लोग अनमने थे, मन उछटे हुए थे। विश्व के सभी जन इस भीषण निदाग यानी गर्मी से दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अज्ञात दिशा से घन यानी बादल आ गए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम गर्मी से तपती हुई धरती को पानी से, जल से शीतल कर दो। तुम शीतल जल से सुख और शांति पहुंचाओ। हे बादल, तुम गरजो, खूब बरसो। तो ये थी निराला जी की कविता। और अगले हिस्से में हम इस कविता का जो शिल्प सौंदर्य का पक्ष है उसके बारे में हम बात करें। तो ये जो कविता है, इस कविता में जो भाषा प्रयोग की गई है वह भाषा सहज है, भाषा में सहजता है, कोमलता है, संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है और संस्कृत निष्ठता है। संस्कृत निष्ठता यानी इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और चित्रात्मकता को हम बिंब प्रधानता भी कहते हैं, बिंबों की प्रधानता। और साथ में शब्दों की सुंदर व मधुर योजना इस कविता में बन पड़ी है। प्रकृति चित्रण में जीवंतता का अनुभव हम इस कविता में करते हैं। और अगर छंद की बात करें तो ये मुक्त छंद में कविता है, लेकिन मुक्त छंद में होते हुए भी इसमें तुकांतता है और साथ में स्वर मैत्री भी है। और प्रतीकात्मकता की बात करें तो ये जो बादल है, बादल में मनुष्य के पौरुष और क्रांति दोनों की प्रतीकात्मकता है, दोनों के स्वरूप समाये हैं। और आलंकारिकता की बात करें, अलंकारों की बात करें तो इसमें कई सारे अलंकार आए हैं, जैसे घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, इन
पदों में अनुप्रास अलंकार है। बाल कल्पना कैसे काले, इसमें उपमा अलंकार है। घेर घेर, ललित ललित, इन पदों में पुनरुक्ति प्रकाश है। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ बच्चों के जो काले घुंघराले बाल हैं उनसे तुलना की गई है, तो यहाँ मानवीकरण है। और साथ में बाल कल्पना कैसे काले, यहाँ उपमा अलंकार है। और आगे हम बात करें तो घेर घेर घोर गगन, यहाँ नाद सौंदर्य है। नाद यानी ध्वनि से उत्पन्न सौंदर्य। और अंत में बात करें सांकेतिकता की, तो यहाँ जो बादल है, इस बादल के 3 रूप हमको देखने को मिले इस पूरी कविता में। पहला रूप है, बादल एक शक्ति के रूप में है जो जन समुदाय को, जो पूरे विश्व को जल देती है, जलदायिनी शक्ति। दूसरा उसका जो रूप है वो है पीड़ाहारी रूप, जो पीड़ा का हरण करने वाला है, सुख देने वाला है, यानी वह शक्ति जो पीड़ाहारी और सुखकारी शक्ति है। और तीसरा जो रूप है बादल का, वो एक कवि का रूप है। कवि भी कौन सा, जो उत्साह और संघर्ष का भाव जन जन में भरता है। ऐसे कवि के रूप में बादल का जिक्र आया है, बादल का उल्लेख हुआ है इस कविता में। तो ये था उत्साह कविता का शिल्प पक्ष। तो आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।